हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं एयर इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 4 जुलाई, समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे किसका समय होता है? 5 AM। 5 AM समय होता है करंट अफेयर का। सो आपका बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 5 बजे। सो गाइज, यूपीएससी सीएससी 2020, 21, 22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। और सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो एन अनअकैडमी टू गेट द 10% ऑफ। लाइक 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कितना? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट कितना में ले सकते हो आप? 57,000, पहली बात। दूसरा, 1 ईयर का जो कोर्स है, यू कैन गेट दिस एंटायर 1 ईयर कोर्स ओनली एट 57,000 का है। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000 एंड यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली बात तो क्या है दोस्तों? डिस्काउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्काउंट मिल रहा है और जो बात बहुत ही अच्छी है ना। सेकंड, अगर मैं बात करूं आपको, तो अगर आप सुमित 10 कोड यूज़ करते हैं तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको? गाइडेंस जरूरी है दोस्तों, गाइडेंस बहुत जरूरी है। गाइडेंस के बिना कुछ नहीं। और आप अगर ये कोड यूज़ करते हो तो आई एम गोइंग टू गाइड यू पर्सनली थ्रू आउट दिस प्रोसेस। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच है जो दोस्तों मैंने आपका शुरू किया है, अभी चल रहा है हमारा प्लस के ऊपर। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप आते हो तो फिजिकल ज्योग्राफी मेरा बैच चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी बैच चल रहा है, इकोलॉजी मेरा बैच चल रहा है दोस्तों। सो गाइज, याद रखना, बहुत सारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको यूज़ क्या करना है? कोड सुमित 10। यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10। ओके। आज का पहला सवाल है दोस्तों, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI से ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1987 बाय द कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में राष्ट्रमंडल व्यावसायिक संघों के द्वारा की गई थी। It was mandated to ensure the practical realization of the human rights in the countries of the Commonwealth alone। ये राष्ट्रमंडल देशों के मानव अधिकारों के व्यावसायिक एहसास को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य था। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, इंडिया। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यू जस्ट हैव टू लेट मी नो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सारी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI जो है एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्वतंत्र गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सह संघारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में मानव निर्माण के व्यवहारिक एहसास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसका निर्माण जो है वो किया गया है। अभी कोविड-19 में के चलते यार दोस्तों, आपका जो जेल में जो कैदी हैं उसके अंदर में भी जो कैदी रह रहे हैं उनका भी मतलब यार उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी भी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जाए। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिजन स्टाफ, विजिटर्स, ऑल पर्सन एसोसिएटेड विद द पर्सन, उनके लिए इसने बहुत सारे कदम उठाए हैं दोस्तों। तो 1987 में बहुत सारे कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल एक साथ आए और उन्होंने CHRI का फाउंडेशन डाला, उस CHRI को फाउंड कर दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू प्रमोट अवेयरनेस एंड टू अडहर्स टू द कॉमनवेल्थ हेरारे प्रिंसिपल्स, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड ह्यूमन राइट्स इन कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट। CHRI के उद्देश्य राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांत, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों के साधनों के साथ साथ राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के मानव अधिकारों का समर्थन करने, घरेलू उपकरणों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। बेसिकली हमें क्या करना है? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। बस सिंपल सी बात, आप समझ जाओ। इसकी जो रिपोर्ट आती है वो पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन भी होती है, इसकी रिपोर्ट भी आती है। उसके द्वारा CHRI
continually draws attention to progress and setback to the human rights in Commonwealth countries। अपनी रिपोर्ट और समय समय पर जांच के माध्यम से CHRI लगातार प्रगति और राष्ट्रमंडल देशों के मानवाधिकारों पर ध्यान आकर्षित करता है। CHRI is based in न्यू दिल्ली में बेस्ड है इंडिया के अंदर, एंड हैज़ द ऑफिस इन लंदन, UK, आकारा, घाना एक्सेट्रास। इसके अलग अलग जगहों पर क्या है दोस्तों, ऑफिस है। अगला सवाल है दोस्तों, इट्स अबाउट द आपका गर्ल्स राइट के बारे में है, गर्ल्स इक्वालिटी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 एक रिपोर्ट है, इट्स अगेंस्ट माई विल, डिफाइन द प्रैक्टिस दैट हार्म्स द वुमेन, द गर्ल एंड अंडरमाइन द इक्वालिटी। ओके, सो स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट्स 2020 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है? यूनेस्को, UN पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल, ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना दोस्तों, सो UN पॉपुलेशन फंड ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में माना क्या गया है दोस्तों कि जो पूरी दुनिया में अगर 3 लड़कियां मिसिंग है, आप प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ, अगर जन्म से पहले या जन्म के बाद अगर 3 लड़कियां मिस होती हैं तो उन 3 लड़कियों में से 1 लड़कियां कहाँ से? इंडिया से, भारत से। टोटल 142 मिलियन लड़कियां अगर गायब हैं सेक्स सिलेक्शन से, तो उसमें से 46 मिलियन जो है वो अकेले भारत से गायब होती है। भारत के अंदर देखो आप, EFM बिलो 5 ईयर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। EFM एज द परसेंटेज ऑफ ओवरऑल फीमेल अंडर 5 मोर्टेलिटी, ये भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में है दोस्तों। द फिगर शोज दैट द नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन हैज़ मोर देन डबल्ड ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, हु वर एट 61 मिलियन इन 1970s। ये पूरे आंकड़े जो हैं बता रहे हैं दोस्तों, देखो अब 142 मिलियन है, जो लगभग 50 साल में दुगने हो गए हैं। पहले कितने थे? 1970s में 61 मिलियन। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज फॉर्मरली द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसको पहले ना UNFPA के नाम से जाना जाता था और अब इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से संबंधित है। क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक गठित वैधानिक निकाय है। इट कैन रिकॉग्नाइज अ जू, ये कह रहा है कि एक जू की पहचान तो कर सकता है, किसी जू को, किसी इलाके को जू डिक्लेयर तो कर सकता है, बट इट डज नॉट हैव द पावर टू डी रिकॉग्नाइज अ जू। लेकिन इसके पास वो पावर नहीं है कि ये चिड़ियाघर को डी रिकॉग्नाइज कर दें। एक्सचेंज ऑफ एनिमल बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन जूज इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। देखो, भारत के अंदर और भारत के बाहर जो एनिमल्स का एक्सचेंज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। देखो, ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? तो ये बात सही है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है उनको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही गठित किया जाता है। उनको, इनके पास अधिकार होता है कि वो आपका जू को रिकॉग्नाइज कर सकती है और उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। एक्सचेंज ऑफ एनिमल बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन जू इज अप्रूव्ड बाय द CZA, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये डी रिकॉग्नाइज नहीं करने का बोला है तो ये गलत हो जाता है। दिस स्टेटमेंट से करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों? 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 और 3 जो है वो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। अभी रिसेंटली सेंट्रल मिनिस्ट्री ने आपका रिकॉन्स्टिट्यूट किया है किसको? सेंट्रल जू अथॉरिटी को, CZA को। इट इज़ टू इंक्लूड एन एक्सपर्ट फ्रॉम द स्कूल ऑफ द प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, इनको इंक्लूड किया और साथ ही साथ में मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी मीन्स इसको किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एनी काइंड ऑफ द स्टैट्यूट, एक कानून के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके पास अधिकार होते हैं, क्या अधिकार होते हैं कि भारत के अंदर, कंट्री के अंदर जितने भी आपके जू होते हैं उनको रेगुलेट करती है। The authorities lay down the guidelines and the prescribed rules under which the animals may be transferred among the zoos nationally and internationally। देखो, भारत में और भारत के बाहर किस प्रकार से आपके जो एनिमल्स हैं वो ट्रांसफर्ड किए जाएंगे, तो वो ये बात पूरा क्या करती है? ध्यान देती है। जूज आर रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा जितने भी चिड़ियाघर हैं हमारे, वो क्या किए जाते हैं? उनको विनियमित किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द सीजेडए को स्थापित करने के लिए, है ना, आपका सेंट्रल जो अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी किया गया। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज अ जू, एक चिड़ियाघर की पहचान कर भी सकता है, उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था नोवल H1N1 कोरोना वायरस से नोवल H1N1 वायरस के बारे में हमने बताया था। अभी ना एक नया वायरस स्ट्रेन देखा गया है जिसको नाम दिया गया है G4, कहाँ पर, चाइना में, और इसका भी एक पैंडमिक ये भी क्रिएट कर सकता है। पैंडमिक मतलब ये भी कोरोना वायरस की जैसे तबाही मचा सकता है। और ये कहाँ पर देखा गया है दोस्तों? ये देखा गया है अगेन चाइना के अंदर, ठीक है। कहाँ पर देखा गया है दोस्तों? ये चाइना के अंदर। ये चाइना ने, मतलब पूछो मत यार, मैं क्या ही बोलूँ चाइना वालों का। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूअर पालते हैं चाइना वाले, और इन सूअर में आपका थोड़े दिन पहले अगर मैं बात करूं 2009 के अंदर इनसे एक वायरस आया था H1N1, ये फ्लू आया था इससे, और इस फ्लू से को भी पैंडमिक डिक्लेयर किया गया था, अगर आपको याद हो तो ये पैंडमिक था ये फ्लू भी आपका, और लगभग पूरी दुनिया में इसके 30,000 मरीज हो गए थे उस टाइम पे। और अभी इसी में देखा गया दोस्तों, इसी की फैमिली का एक नया वायरस G4 वायरस ऐसा ही है, और ये भी खतरनाक है। ये मतलब कोरोना में तो फिर भी कुछ चीज़ें नहीं थी, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द H1N1 इन्फ्लुएंजा से संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इट इज़ हाईली कंटेजियस कॉमनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फाउंड इन द ह्यूमंस। कहाँ यार, ह्यूमंस में थोड़ी ना मिलती है आपको लगता है ह्यूमंस में मिलेंगे। इट इज़ इनक्योरेबल इन्फेक्शंस, दे आर नो ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट। ये भी गलत बात है, क्योरेबल है और ट्रीटमेंट भी है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत है, नाइदर ए और नॉट बी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी साइंटिस्ट ने एक नई रिपोर्ट बनाई है जिसमें एक नया स्ट्रेन G4 जो है वो हाल ही में आपका डिस्कवर किया गया है, विच इज़ एक्चुअली डिसेंडेंट फ्रॉम द H1N1 स्ट्रेन्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल इन 2009 स्वाइन फ्लू पैंडमिक। जिसने स्वाइन फ्लू पैंडमिक क्रिएट किया था उसी का चाचा ताऊ का भतीजा है ये आपका। G4 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज इन्फेक्टिंग चाइनीज पिग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं, है ना, एंड हैज़ पोटेंशियल ऑफ ट्रिगरिंग अ पेंडेमिक, और इससे एक पोटेंशियली एक थ्रेट है कि एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। स्वाइन फ्लू इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस। स्वाइन फ्लू एक इन्फेक्शन है जो एक वायरस के द्वारा होता है। इट इज़ नेम्ड फॉर द वायरस दैट पिग्स कैन गेट, ठीक है। ये जो आपका वायरस है उसके ऊपर इसका नाम है। पीपल डू नॉट नॉर्मली गेट स्वाइन। देखो ऐसे लोगों को ये सुअर वाला बुखार होता नहीं है, पर जब भी कोई आदमी इन्फेक्टेड पिग के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा। मेथड 1 भाई, ये इससे कोई भी पक्षी है ये सूअर पे बैठा होगा गंदगी खाने के लिए, इससे इसको हुआ होगा तो इससे हो सकता है हमें हो जाए, फिर एक इन्फेक्टेड आदमी से 4 लोगों को हो जाए, या हो सकता है सूअर से भाई कोई आपका पिग पोल्ट्री में काम करता था तो उससे अलग अलग लोगों को हो गया हो। मतलब कैसे भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इसके होने के, ठीक है। 2009 में एक स्ट्रेन था ऑफ स्वाइन फ्लू कॉल्ड द H1N1 इन्फेक्टेड मेनी पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। द वायरस इज कंटेजियस एंड कैन स्प्रेड टू द ह्यूमन टू ह्यूमन। आदमी से आदमी भी जा सकते थे, कंटेजियस था। द बेस्ट नोन प्रिवेंशन अगेंस्ट मेथड अगेंस्ट द स्वाइन फ्लू इज गेटिंग द H1N1 स्वाइन फ्लू वैक्सीन। इसके लिए एक वैक्सीन बनी थी, वही सबसे बढ़िया है। एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल मतलब जिससे यार बुखार उतर जाए आपका, ठीक है। एज कैसा नाम है इसका, देखो आप, ऑस्टेलमिवीर जो दवाई है, टेमीफ्लू, एंड आपका जेनामिवीर जिसको हम बोलते हैं आपका रेनिल्जा, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द स्वाइन फ्लू। इनको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये भी हो गया आपका G4 वायरस, नया वायरस H1N1। अगली बात है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर डिफेंस पर्सनल। ये क्या है, समझो बात को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर ETPB। Service voter belong to the army force have the option of either voting through the postal ballot or through the proxy voter duly appointed by him or her। जो भी लोग यार जो सेना में काम करते हैं उनको ये अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या प्रॉक्सी मतदाता के हिसाब से अपना मतदान कर सकते हैं। प्रिजनर एंड पीपल्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर नॉट अलाउड टू वोट थ्रू द पोस्टल बैलेट। जो आदमी जेल में है वो और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो दोनों के दोनों जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते पोस्टल बैलेट से, तो गलत बात है। प्रिजनर नहीं डाल सकते, बट हाँ ये जो आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो लोग हैं वो डाल सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
अभी अभी क्या किया दोस्तों, एज लिमिट को रिड्यूस किया इलेक्शन कमीशन ने यार, एज लिमिट को रिड्यूस किया फॉर द लोकसभा एंड असेंबली पोल्स। देखो यार कोरोना वायरस चल रहा है, पहले एज थी 80, मतलब 80 साल से अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो पोस्टल बैलेट भेज के प्रॉक्सी वोटर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब नहीं है। अब ये 80 को घटा के कितना कर दिया, 65, तो 65 है। और ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ये खतरा देखा गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो उसके चक्कर में किया गया। कीपिंग इन द माइंड द सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन अमिड राइजिंग केस ऑफ द कोरोना वायरस, द एज लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। और ये निर्वाचन सदन, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने किया है। पोस्टल बैलेट एक टाइप का वोटिंग है दोस्तों, जो इलेक्शन की, जहाँ पर इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और कैसे करते हैं मैंने बता दिया। जो आर्मी में लोग हैं जो आके वोट नहीं दे सकते, तो ये तो पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम के द्वारा। अपने आप बिहाफ पे भाई कोई आदमी है तो वो अपनी वाइफ को बोल देगा, हो जाएगा। सर्विस वोटर बिलोंग टू द आर्म्ड फोर्स और द फोर्सेज ऑफ विच प्रोविजन ऑफ आर्मी एक्ट 1950 आर एप्लीकेबल हैव द ऑप्शन ऑफ आइदर वोटिंग। मैंने बताया पोस्टल बैलेट का भी ऑप्शन होता है उनके पास में, प्रॉक्सी वोटर का भी, दोनों होते हैं उसके पास। वाइल प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट, पीपल अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन कास्ट देयर वोट। मैंने बताया ना भाई, प्रिजनर नहीं होते अलाउड, लेकिन हाँ जिसने जेल में क्राइम करके है वो तो नहीं, लेकिन हाँ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में है वो दे सकता है, जो निवारक निरोध हिरासत में है वो दे सकता है। इन 2019 द लॉ मिनिस्ट्री, मैंने बताया 2019 में लॉ मिनिस्ट्री ने एज लिमिट को 80 सेट किया था, बट अब इसको घटा के कितना कर दिया है, 65। कितना कर दिया दोस्तों, इसको 65 कर दिया। ठीक है, इसको घटा के अब कितना कर दिया दोस्तों, इसको कर दिया गया है 65। समझ में आ रही बात। चलिए दोस्तों, इसको घटाया जाए बढ़ाया जाए कोई बात नहीं होती, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार। पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कल की एक मैं लाइन पढ़ाता हूँ, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने लिख के दी है, एक लाइन मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। तकलीफ़ें चाहे 100 आए रास्ते में, तकलीफ़ें चाहे 100 आए रास्ते में, आने दो, खुद से ही तो जंग है तेरी, तो खुद को क्यों बहाने दो। देखना बात मतलब बहुत गहरी लिखी हुई है, बहुत गहरी बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, तकलीफ़ें चाहे 100 आए रास्ते में, आने दो, खुद से ही जंग है तेरी, खुद को क्यों बहाने दो। बहाने देते हो ना आप, ठीक है, आप बहाने देते हो। क्या बहाने देते हो आप देते हो कि सर आज मन नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं करनी, 10 बहाने देते हो। अगर हिम्मत है चलने की ना तो फिर संभलने की भी कर। अगर हिम्मत चलने की है तो संभलने की भी कर। अगर कुछ पाना है तो सब कुछ तो कर, फिर पाना है सब कुछ तो फिर या तो जान लगा दो या जाने दो। पाना है सब कुछ तो फिर या तो जान लगा दो या जाने दो। वाह, उत्तम लाइन लिखी है, आप ही में से किसी ने लिख के दी है यार, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। सो मुझे लगा कि मुझे पढ़नी चाहिए, बहुत जल्दी इसको शेयर भी करेंगे अपन। सो गाइज बिल्कुल या तो जान लगा दो या जाने दो। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ ठाना है ना, हिम्मत की है तो उसको करके दिखाओ। और आप लोगों के साथ मैं सदा बना हूँ, और आप ही लोगों के लिए मिशन IAS प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको पता ही है, ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, ये फेसबुक पेज है, मन करे फॉलो करो। जिस भी बच्चे को अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना है वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट में लिखेगा, मेरे को मेल करेगा, मैं उसका रिप्लाई करेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, फॉलो करो यार, नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, चूज़ करो गोल UPSC CSC, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये कोड अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो मेरे पास डेटा नहीं आएगा आपका, ठीक है। सो जैसे आप कोड अप्लाई करोगे तो आपकी पेमेंट प्रोसीड होगी एंड यू विल गेट माई फर्दर असिस्टेंस। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।